हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में अपन सिग्मा बॉन्ड की जो है बंध सामर्थ्य, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने कारक बताया था, पहले परमाणु का यानी एटम का या ऑर्बिटल का साइज देखते हैं। साइज बड़ा होगा तो बंध कमज़ोर बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि बंध लंबाई ज़्यादा होगी, नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो कम होगा। लेकिन एक कारक जो है बीच में परेशान करने के लिए आ गया था, कौन सा? लॉन पेयर प्रतिकर्षण। किन में लगता है? द्वितीय आवर्त के तत्वों में अगर दोनों बंधित परमाणुओं के पास लॉन पेयर हैं और दोनों द्वितीय आवर्त के हैं तो लॉन पेयर रिपल्सन लगता है। तो उसके कुछ उदाहरण देखे थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बंध ऊर्जा का क्रम। तो वहाँ क्लोरीन की और ब्रोमीन की बंध ऊर्जा फ्लोरीन से ज़्यादा है, फ्लोरीन की क्लोरीन ब्रोमीन से कम है, लॉन पेयर रिपल्सन के कारण। दूसरा जो कारक है सिग्मा बंध की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाला, वो है अतिव्यापन का प्रकार। अतिव्यापन का प्रकार, जब आकार समान हो, सिग्मा बंध मैंने बताया था कौन कौन से अतिव्यापनों से बनता है। SP और PP समाच्छ अतिव्यापन से। 3 प्रकार के अतिव्यापनों से बनता है। तो अतिव्यापन का प्रकार अपन देखकर भी बंध सामर्थ्य को तुलना करते हैं, बंध ऊर्जा की तुलना करते हैं। आकार अगर समान है, कक्षक एक ही कोश के हैं, समान कोश के कक्षक हैं, तो फिर जो है अतिव्यापन के प्रकार पर निर्भर करती है बंध की सामर्थ्य। SS अतिव्यापन सबसे कमजोर होता है क्योंकि 2 फुटबॉल हैं, 2 फुटबॉल को पास लाके अतिव्यापन कराओ बहुत कम होगा। SP अतिव्यापन में अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होगी। एक फुटबॉल है और एक S और P ऑर्बिटल है। P ऑर्बिटल की आकार कैसी होती है? डम्बलाकार, डम्बेल शेप। डम्बेल ज्यादा अंदर तक फुटबॉल में चला जाएगा, घुस जाएगा, ज्यादा अतिव्यापन करेगा। और 2 डम्बेल ले लो, 2 डम्बेल में और भी ज्यादा मात्रा में अतिव्यापन होगा। दोनों के जो लोब्स हैं वो ज्यादा एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं अंतर्नाभिकीय दूरी बराबर है। एक S ऑर्बिटल और ये दूसरा S ऑर्बिटल इसके साथ अतिव्यापन कर रहा है। ये S ऑर्बिटल और इसके साथ ये P ऑर्बिटल अतिव्यापन कर रहा है। और तीसरा ये P ऑर्बिटल और ये भी P ऑर्बिटल, ये अतिव्यापन कर रहे हैं। ठीक है। अंतर्नाभिकीय दूरी, जैसे ये नाभिक यहाँ, इसका नाभिक यहाँ, ये मैंने एक परमाणु के जो ये कक्षक हैं इनके नाभिक ले लिए, इसका नाभिक, इसका नाभिक। ये दूसरे परमाणु के कक्षक हैं, इनके नाभिक ले लिए मैंने। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये नाभिक, ये नाभिक, ये नाभिक, ये इसका नाभिक, यहाँ इसका नाभिक, इसका नाभिक। तो ये अंतर नाभिकीय दूरी क्या हो गई? इनमें बराबर हो गई। तो देखो यहाँ पर ये सबसे कम अतिव्यापन है, उससे थोड़ा ज्यादा अतिव्यापन यहाँ होगा और सबसे ज्यादा मात्रा में अतिव्यापन ये होगा। तो अगर अंतर्नाभिकीय दूरी समान है, यदि अंतर्नाभिकीय
दूरी या कक्षक के आकार समान हैं, तब ऐसे अतिव्यापन से बनने वाला जो बंध है वो सबसे कमजोर होगा, क्योंकि अतिव्यापन कम मात्रा में होगा। और एसपी अतिव्यापन से बनने वाला बंध इससे मजबूत होगा, और सबसे मजबूत होगा पीपी अतिव्यापन से बनने वाला बंध। जैसे आकार हमेशा पहले देखा जाएगा। जैसे वनएस अतिव्यापन से बंध बने, हाइड्रोजन में बनता है H2 अणु, H2 का मॉलिक्यूल, और फ्लोरीन बनता है 2p अतिव्यापन से। अब यहाँ ये आकार छोटा है, 1s ऑर्बिटल का आकार 2p से छोटा है, तो यहाँ तो इस अतिव्यापन से बनने वाला बंध ज्यादा मजबूत होगा, इसकी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी। जैसे हाइड्रोजन अपन बंध की बात करें, फ्लोरीन बंध की बात करें, तो हाइड्रोजन का बंध ज्यादा मजबूत होगा फ्लोरीन बंध से। दूसरा उदाहरण लिया मैंने 2s 2p। अब आकार बराबर हैं, ये समान कोश के हैं, तो अंतर नाभिक की दूरी बराबर होगी ना, क्योंकि 2s और 2p का नाभिक तो एक ही स्थितियों पर रहेगा, समान स्थितियों पर रहेगा, समान परमाणु के ही तो अपन 2s 2p ले रहे हैं। यहाँ पर फिर 2p तो इनके आकार या इनके नाभिकों के बीच की दूरी समान रहेगी। जैसे ये मान लो मैंने यही लिया 2s 2p और 2s 2p, तो यहाँ पर ये बंध कमजोर होगा, इससे ज्यादा सामर्थ्य इसकी और सबसे ज्यादा होगी 2p की। पहले आकार देखोगे, आकार समान है, अंतर्नाभिक की दूरी समान है, तब फिर आप अतिव्यापन का प्रकार देखोगे। SS अतिव्यापन से कमजोर बंध बनेगा, फिर SP से और मजबूत, और PP अतिव्यापन से सबसे ज्यादा मजबूत बंध बनेगा। तो सिग्मा बंध की सामर्थ्य की तुलना हो गई। इसके बाद करेंगे अपन पाई बंध की सामर्थ्य की तुलना। पाई बंध की सामर्थ्य की तुलना। पाई बंध की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक बस दो ही हैं, आकार और अतिव्यापन का प्रकार। पाई बंध की सामर्थ्य को लॉन पेयर प्रतिकर्षण प्रभावित नहीं करता है। तो बस दो ही कारकों पर निर्भर करता है ये। पहला आकार, तो पाई बंध की सामर्थ्य जो है आकार के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जैसे 2p अतिव्यापन से बंध बने, लॉन पेयर रिपल्सन पर यह निर्भर नहीं करता, ठीक है। और 3p अतिव्यापन से बंध बने, कौन सा ज्यादा मजबूत होगा? 2p अतिव्यापन से जो पाई बंध बनेगा। 2p से बन गया एक पाई बंध, एक 2p से बन गया, और एक 3p अतिव्यापन से बन गया। तो ये ज्यादा मात्रा में अतिव्यापन होगा, ये बंध मजबूत होगा। इससे कमजोर ये, सबसे कमजोर ये होगा। तो जो आकार है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा बंध की सामर्थ्य पाई बंध की। छोटे आकार के हैं तो ज्यादा मात्रा में अतिव्यापन होगा, ज्यादा मजबूत बंध बनेगा पाई बंध। लॉन पेयर रिपल्सन पर निर्भर नहीं करेगा। और दूसरा है
अतिव्यापन का प्रकार। तो वही जब आकार कह लें कक्षकों का या अंतरनाभिकीय दूरी कह लें, समान हो, तब क्या होगा? पीपी अतिव्यापन से बनने वाला बंध कमजोर होगा, पी और डी अतिव्यापन से बनने वाला बंध मजबूत होगा, और सबसे ज्यादा बनने वाला बंध होगा पी पाई कह लो, पी पाई डी पाई कह लो, और डी पाई कह लो। सबसे ज्यादा मजबूत बंध बनेगा डी पाई। पहले पर आकार को ही देखा जाएगा। जैसे मैं बात करूं, अगर 2p बंध बन गया एक, तो एक बन गया 2p 3p, पाई लगाना चाहो तो पी पाई कह दो, यहां भी पी पाई बोल दो। 2p पाई 2p अतिव्यापन से बना 2p पाई 3p पाई, और एक मैंने ले लिया 2p पाई और 3d पाई। तीनों में तुलना करें तो सबसे ज्यादा मजबूत बंध ये रहेगा। इन दोनों में कौन सा मजबूत होगा? ये पी पाई डी पाई बंध, क्योंकि 2p कॉमन हो गया, 3p और 3d की भी जो आकार है या नाभिकों के बीच की दूरी है वो बराबर आएगी। तो पहले अगर अपन इनमें तुलना करें, इनमें पहला उदाहरण तो ये हो गया, नहीं ये तो खैर उसका क्या बात, चलो दूसरा उदाहरण ये हो गया 3p और 3p 3d और 3d पाई लगाना चाहो पाई लगा दो, डी पाई पी पाई डी पाई और पी पाई। इन तीनों में अंतरनाभिकीय दूरी बराबर होगी तीनों प्रकार के अतिव्यापन में। अब ये वाला अतिव्यापन कमजोर होगा तो ये बंध की सामर्थ्य कम, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। यहां मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने ये पी ऑर्बिटल को मैंने थोड़ा इधर झुका दिया, दूसरा पी ऑर्बिटल इधर झुकेगा अतिव्यापन करने के लिए। लेकिन झुकने के बाद भी अतिव्यापन बहुत कम मात्रा में होगा। ये पी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल तो झुका हुआ रहता ही है, तो ये अतिव्यापन ज्यादा मात्रा में कर पाएगा। और दोनों डी है तो और भी ज्यादा मात्रा में अतिव्यापन करेंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा झुके हुए हैं। तो यहां देखो अतिव्यापन की मात्रा बहुत कम है, यहां अतिव्यापन की मात्रा थोड़ा ज्यादा है, और इसमें अतिव्यापन की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो ये अंतरनाभिकीय दूरी है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये बराबर हैं। तब अपन को देखने को मिल रहा है कि यहाँ P और P में अतिव्यापन बहुत कम हुआ है, अतिव्यापन की मात्रा बहुत कम है, इसलिए PP ओवरलैपिंग से कमजोर बंध बनेगा। P पाई D पाई में क्या हुआ, D ऑर्बिटल झुका हुआ है, ज्यादा अंदर तक चला जाएगा P के, और दोनों D झुके हुए हैं तो ज्यादा मात्रा में अंदर तक जाएंगे, ज्यादा मात्रा में अतिव्यापन करेंगे। तो इसके उदाहरण है इधर। तो पाई बंध की सामर्थ्य बस दो ही कारकों पर निर्भर करेगी। ये जो बंध सामर्थ्य पड़ी, इससे अपन कई
गुणों की भी तुलना करते हैं, यानी इसके कई अनुप्रयोग भी हैं। बंध सामर्थ्य के आधार पर कई गुणों की तुलना करते हैं, यानी इसके कई अनुप्रयोग हैं। तो अनुप्रयोग इसके किसके, बंध सामर्थ्य के कह लो या वीवीटी सिद्धांत के कह लो, एक ही बात है। पहला अनुप्रयोग देखो, सहसंयोजी यौगिकों के स्थायित्व की तुलना करने में सहसंयोजी यौगिकों के स्थायित्व की तुलना करने में बंध सामर्थ्य का उपयोग करते हैं। यह अपन जानते हैं कि स्थायित्व कैसे मिलता है, ऊर्जा में कमी करके। अब बंध अगर ज़्यादा मजबूत बनेगा तो ऊर्जा में कमी भी ज़्यादा होगी और स्थायित्व भी क्या होगा, अणु का ज़्यादा होगा। यानी कह सकते हैं कि जो स्थायित्व है वो समानुपाती होगा किसके, बंध ऊर्जा के या बंध सामर्थ्य के। और बंध ऊर्जा या बंध सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक मैंने बता दिए। पहला कौन सा देखेंगे अपन कारक, बंधों की संख्या, यानी उसको बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं। तो किसी भी सहसंयोजी अणु का स्थायित्व जो है, केवल सहसंयोजी अणु के स्थायित्व की बात कर रहे हैं, आयनिक की नहीं कर रहे हैं। सहसंयोजी यौगिक का स्थायित्व समानुपाती होगा बंध ऊर्जा के या बंध सामर्थ्य के, क्योंकि बंध बनाने में जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, बनने वाले अणु की ऊर्जा उतनी कम होगी। ऊर्जा कम होने पर स्थायित्व ज्यादा होगा। तो अपन तुलना कर लेंगे, जैसे N2 O2 और F2 में कौन ज्यादा स्थायी होगा, N2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। बंध सामर्थ्य ज्यादा होने से ज्यादा स्थायी होगा। दूसरा HF, HCl, HBr, HI, क्या होगा, आकार बढ़ गया, बंध की लंबाई बढ़ गई, बंध की ऊर्जा और बंध सामर्थ्य घट गई, तो स्थायित्व तो क्या होगा, घट जाएगा। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं, यहां लिख देते हैं दोबारा, HF, HCl, HBr, HI क्या होगा, वर्ग में नीचे जाने पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आकार बढ़ेगा, बंध लंबाई बढ़ जाएगी, बंध ऊर्जा घट जाएगी, स्थायित्व घट जाएगा। ऐसे अपन उदाहरण ले सकते हैं, कौन सा, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन और स्टीबीन। यहां भी स्थायित्व इनका और बंध ऊर्जा, बंध सामर्थ्य घट जाएगा। एक और उदाहरण ले सकते हैं, H2O, H2S, H2SE,
H2TE, आकार बढ़ने से बंध लंबाई बढ़ जाएगी, बंध सामर्थ्य, बंध ऊर्जा, स्थायित्व घट जाएगा। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग इसका, जो ये वाले मैंने उदाहरण लिए हैं, HF, HCl, HBr, HI, ये वाले उदाहरण और ये वाले उदाहरण, तो ये हाइड्राइड कहलाते हैं, P ब्लॉक के तत्वों के हाइड्राइड, और इनकी अपचायक गुण की तुलना करेंगे। P खंड के तत्वों के हाइड्राइडों के अपचायक गुण, क्रियाशीलता भी कह सकते हो, अपचायक की तरह काम करते हैं तो इनकी क्रियाशीलता क्या हुई, अपचायक ही हुई, अपचायक गुण ही हुआ। क्रियाशीलता की तुलना, या अपचायक गुण की तुलना या क्रियाशीलता की तुलना एक ही बात है। ये तीनों उदाहरण लेंगे अपन, ये समूह 17 के, ये समूह 15 के, ये समूह 16 के हाइड्राइड, एक साथ ही ले लेते हैं। समूह 15 के हाइड्राइड लिख लो, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीवीन और चाहो तो बिस्मुथीन, BiS3 को बिस्मुथीन। समूह 16 के हाइड्राइड लिख लो, H2O वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SE हाइड्रोजन सैलिसाइड और हाइड्रोजन टेल्यूराइड। और समूह 17 के HF, HCl, HBr, HI, तो इनके नीचे जाने पर आकार बढ़ेंगे, बंध लंबाई बढ़ेगी, बंध ऊर्जा घटेगी, बंध सामर्थ्य घटेगी। तो अभी देखा था स्थायित्व घटेगा और अपचायक गुण बढ़ेगा। ऊपर वाले जो हाइड्राइड हैं वो दुर्बल अपचायक होंगे, कम क्रियाशील होंगे, क्योंकि बंध जल्दी नहीं टूटेगा, बंध जल्दी नहीं टूटेगा, जल्दी हाइड्रोजन नहीं देंगे। नीचे वाले तत्व का बंध जल्दी टूटेगा, जल्दी क्रिया करेंगे, जल्दी हाइड्रोजन देंगे, ज्यादा क्रियाशील होंगे, प्रबल अपचायक होंगे। तो नीचे जाने पर क्रियाशीलता और अपचायक गुण बढ़ेगा, क्योंकि बंध ऊर्जा या बंध सामर्थ्य घट रही है। तीसरा अनुप्रयोग, श्रृंखलन। अंग्रेजी में कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन या श्रृंखलन किसे कहते हैं? जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, श्रृंखलन।
यानी समान परमाणुओं के बीच जब बंध बनते हैं तो इसे कहते हैं श्रृंखलन। समान परमाणुओं के मध्य बंध का बनना तो समान परमाणु के बीच में बंध का बनना क्या कहलाएगा? श्रृंखलन। श्रृंखलन का जो गुण है ये समानुपाती होता है सिग्मा बंध की सामर्थ्य के। पाई बंध के क्यों नहीं? क्योंकि जरूरी थोड़ी है भाई डबल बॉन्ड बने किसी के बीच में, सिंगल बॉन्ड ही बन सकता है। श्रृंखलन तो सिंगल बॉन्ड से भी तो हो सकता है ना, जैसे कार्बन कार्बन के भी श्रृंखलन होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड से हो गया श्रृंखलन। ब्रांच भी निकल जाती है ना, शाखाएं, ये रिंग भी बन जाती है, ये सब श्रृंखलन कहलाता है। ये समान परमाणुओं के बीच में बंध का बनना श्रृंखलन। तो सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा ना, डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड का बनना तो कोई जरूरी है ही नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए सिग्मा बंध की सामर्थ्य से ही देखते हैं, पाई बंध से नहीं देखते। पाई बंध जरूरी थोड़े बनेगा। तो सिग्मा बंध की सामर्थ्य ज्यादा होगी ऐसे तत्व में या ऐसे तत्व के परमाणुओं में श्रृंखलन का गुण भी ज्यादा होगा। तो देखो मैंने अभी बताए थे आपको, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये 6 परमाणुओं में वह श्रृंखलन का गुण का ऑर्डर आपसे पूछेगा। इधर जाने पर बंध सामर्थ्य घट गई और इधर जाने पर बढ़ गई, क्योंकि यहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन की परमाणु की आकार तो छोटा है, इनके परमाणु का आकार छोटा है, लेकिन लॉन पेयर रिपल्सन के कारण इनकी बंध सामर्थ्य कम है। और यहां लॉन पेयर रिपल्सन लगेगा नहीं, परमाणु आकार घटेगा, बंध सामर्थ्य बढ़ेगी। यहां कार्बन से सिलिकॉन का बंध ऊर्जा कम है, क्यों? क्योंकि आकार बड़ा है। नाइट्रोजन से फास्फोरस का आकार तो बड़ा है, लेकिन बंध सामर्थ्य फास्फोरस की ज्यादा है, कारण नाइट्रोजन में लॉन पेयर रिपल्सन लगता है। सल्फर का आकार तो बड़ा है, लेकिन बंध सामर्थ्य ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन में लॉन पेयर रिपल्सन लगता है। अब मैं इन सभी में अगर देखूं तो सबसे ज्यादा सिग्मा बंध की सामर्थ्य इसकी है। ये सिग्मा बंध सामर्थ्य का क्रम है, सिग्मा बंध सामर्थ्य का क्रम, ये क्रम है। अब इनमें देखो सबसे ज्यादा सिग्मा बंध सामर्थ्य किसकी दिखाई दे रही है? कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। तो सबसे ज्यादा देखो इसकी दिखाई दे रही है सिग्मा बंध सामर्थ्य, इनकी भी कम है इससे, इसकी कम है इससे। तो सबसे ज्यादा किसकी है? कार्बन की। तो श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा? कार्बन में। सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण कार्बन में। अब देखो ऑक्सीजन से सल्फर की बंध सामर्थ्य ज्यादा है, फास्फोरस से भी सल्फर की ज्यादा है। तो अगर अब इनके बाद अपन क्रम में देखें तो कौन आ रहा है? सल्फर आ रहा है। तो फिर श्रृंखलन का गुण कार्बन से कम होगा किसका? सल्फर का। अब कौन आएगा क्रम में? देखो अब क्रम में कौन आएगा? देखो इसके बाद ये फास्फोरस नाइट्रोजन से ज्यादा है और सिलिकॉन से भी ज्यादा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा है।
नाइट्रोजन की सिग्मा बंध सामर्थ्य ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन हट गया, सल्फर कार्बन पहले हटे गए। अब सिलिकॉन से ज़्यादा है फास्फोरस की बंध सामर्थ्य और नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है, तो अब क्रम में कौन आएगा? अब आएगा फास्फोरस। फास्फोरस आएगा। अब क्रम में कौन आएगा? देखो यहां पर, अब फास्फोरस से कम बंध सामर्थ्य सिलिकॉन की भी है और नाइट्रोजन की भी है। नाइट्रोजन की भी बंध सामर्थ्य सिलिकॉन कम है फास्फोरस से, और सिलिकॉन की भी कम है। अब इन दोनों में कैसे तुलना करोगे? कार्बन से इसकी भी कम है, इसकी भी कम है, तो इन दोनों में अब डेटा पर बेस्ड अपने को होना पड़ेगा। तो सिलिकॉन की बंध सामर्थ्य नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो अब क्रम में कौन आएगा? सिलिकॉन। तो ये बस 4 परमाणुओं में श्रृंखलन के गुण की तुलना करेंगे तो सिग्मा बंध सामर्थ्य के आधार पर कर लेंगे। और एक अनुप्रयोग और इसका बताते हैं आपको, जो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल होते हैं उनके ऑक्सी कारक गुण की तुलना करने में। क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के ऑक्सी कारक गुण की या ऑक्सी कारक क्षमता की तुलना करने में। ऑक्सी कारक कौन से पदार्थ होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ऑक्सी कारक कौन से पदार्थ होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह उतना ही प्रबल ऑक्सी कारक होगा। सामान्य नियम क्या है? ऑक्सी कारक गुण या क्षमता ये समानुपाती होता है ऑक्सीकरण संख्या के। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी यौगिक में एक परमाणु पर जितना धन या ऋणावेश होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा धनावेश होगा, सामान्यतः उसका ऑक्सी कारक गुण उतना ही ज्यादा होगा। सामान्यतः ठीक है। तो ये आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाएंगे रेडॉक्स में, तो वहां बताएंगे। क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों में ऐसी क्या विशेष बात है कि उसे अपन यहां पर पढ़ा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में? उनके ऑक्सी कारक गुणों की तुलना अपन इस कंसेप्ट से नहीं करेंगे। अगर इस कंसेप्ट से करते तो ये रेडॉक्स में पढ़ाया जाता, अपन यहां नहीं पढ़ते। यहां बंध सामर्थ्य से इनके ऑक्सी कारक गुण की तुलना होगी, इसलिए इसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रहे हैं और इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल देख लें कौन कौन से हैं। क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल देखो कौन कौन से हैं। HOCl पहला ऑक्सी अम्ल, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल। दूसरा है HOCl, ये कहलाता है क्लोरस अम्ल।
HClO2, दूसरा है HClO2, तीसरा अम्ल है HClO3, इसको कहते हैं क्लोरिक अम्ल। और चौथा है HClO4, पर क्लोरिक अम्ल। अगर मैं इनमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालूं तो जैसे इसकी 1, इसकी -2, इसकी x मान के निकालूंगा, बराबर 0 कर दूंगा, नियम लगा दूंगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने का। अगर कोई उदासीन अणु है, उदासीन मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, ये चारों पे कोई आवेश नहीं है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, अगर ये धातु के साथ बंध बनाता है हाइड्रोजन तो धन है, ये निश्चित है, ये नियम है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः है -2, तो उससे मैं निकाल लूंगा। और इनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का जोड़ उदासीन अणु में 0 के बराबर, तो इसकी जैसे +1, ये -2, तो इस पर +1 आ जाएगा, इसमें निकालोगे तो इस पर +3 आ जाएगा, ये +1, ये -4, तो इस पर +3, ऐसे ये +1, ये -6, तो इस पर +5, क्योंकि टोटल तो 0 होगा ना आवेश, क्योंकि उदासीन है। ये +1, ये +8, तो इस पर +7। तो ऑक्सीकरण संख्या के नियम से अगर देखें तो ऑक्सीकारक गुण किसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए? इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक गुण होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, ये प्रबल है। जस्ट उल्टा क्रम आएगा उस कंसेप्ट के, तभी तो यहाँ पढ़ाया जा रहा है इसको रासायनिक बंधन में। अगर ये इसी से निकल आता तो फिर अपन इसको नहीं पढ़ते यहाँ, फिर तो इसको रेडॉक्स में ही पढ़ते। ऐसा क्यों है? ये क्यों दुर्बल ऑक्सीकारक है जबकि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या तो बहुत ज्यादा है? इसका कारण बताते। देखो यहां पर क्या है, वास्तव में इनके बीच का पहले बंध टूटेगा और ये ऑक्सीजन देंगे, जो जितना आसानी से ऑक्सीजन देगा वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक, क्योंकि जो ऑक्सीजन निकलती है ना वही ऑक्सीकारक का काम करती है। इस आवेश से इतना ज्यादा मतलब नहीं है। जनरली और उदाहरण लेते हैं तो उसमें अपन इस ऑक्सीकरण संख्या से देख लेते हैं, लेकिन वहां वास्तव में वो जल्दी ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होने पर। यहां पर क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो ज्यादा है लेकिन इसमें बंध बहुत मजबूत है। तो क्लोरीन ऑक्सीजन के बंध मजबूत हैं, इसलिए आसानी से ऑक्सीजन नहीं निकलती, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीकारक नहीं है, भले ही ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है। अब बंध की सामर्थ्य कैसे देखेंगे उसको समझते हैं। मैंने आपको बंध सामर्थ्य बताई थी, बंधों की संख्या के समानुपाती होती है, ये आपको बताया था मैंने। बंध जो सामर्थ्य है वो समानुपाती होती है बंधों की संख्या के। इसी को मैंने एक नाम और दिया था, इसको कहते हैं बंधन क्रम। बॉन्ड ऑर्डर अंग्रेजी शब्द है इसका। वैसे तो ये बॉन्ड ऑर्डर से परिचय तो अपना एक बार और होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, लेकिन इसकी जरूरत अपने को यहां भी पड़ रही है तो अपन इसको पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो एमओटी थ्योरी में ये विचार दिया, एनसीईआरटी में तो वीवीटी थ्योरी में भी लिखा है बंधन क्रम के बारे में, बंधों की संख्या। अब ये अपन ने देखा कि बंध सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो अपन क्या सोचेंगे, बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बंध क्रम जो है ये प्रभाज में भी हो सकता है, और मैंने आपको बताया था कि दो धातुओं के बीच में तो बंध क्रम 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 से ज्यादा बंध नहीं बनते, लेकिन धातुओं में बंध क्रम, बंधों की संख्या 4 तक हो सकती है। एक उदाहरण है,
रुथेनियम होता है आरयू, उसका एक यौगिक बनता है। उस यौगिक में रुथेनियम के बीच में 4 बंध बनते हैं, एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा। अपन जनरली जैसे कार्बन में नाइट्रोजन में देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बन के रह जाते हैं, तो 3 से ज़्यादा अपने को बंध नहीं दिखाई देते। उसके कारण है, कई कोई लोग बताते हैं कार्बन में 4 बंध क्यों नहीं बनते, कार्बन के बीच 4 बंध क्यों नहीं बनते, उसके पास तो 4 ऑर्बिटल है ना आधे भरे हुए, वो क्यों नहीं बना लेते अतिव्यापन करके। उसके 2 कारण दे सकते हैं भाई, एक तो 4 अक्ष नहीं है अपने पास, 4 एक्सेस नहीं है, 4 ओवरलैपिंग नहीं हो सकती वहाँ। दूसरा कारण ये दे सकते हैं, प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। दूसरा कारण अपन ये दे सकते हैं वहाँ पर कि भाई 4 बार ओवरलैपिंग करा दोगे तो इतने पास आ जाएंगे नाविक कि उनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा, चौथा बंध टूट जाएगा, ऐसे उसको समझा देते हैं। तो कार्बन के बीच 4 बंध नहीं बनते, ऐसा कई लोग क्वेश्चन बना के पूछते रहते हैं, तो उसका कारण ये है। तो 2 अधातुओं में 3 से ज़्यादा बंध नहीं देखे गए हैं, नहीं बनते हैं, है ना। ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा धातुओं में बन जाते हैं 4 बंध, एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा। एक उदाहरण मैंने आपको दिया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा। अब यहाँ बात कर रहे हैं बंधन क्रम की, तो मैंने इसकी बात की, ये प्रभाज्य में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में। जरूरी नहीं है कि पूरा सिंगल बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड से कम मात्रा में भी वहां बंध बन सकता है। ओवरलैपिंग पूरी ना हो, वो ओवरलैपिंग बदल जाए, शिफ्ट हो जाए, तो वहां पर प्रभाज्य में भी बंध क्रम आ जाएगा। बंध क्रम 0.5 भी आ जाएगा, 0.75 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, 1.33 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.75 भी हो सकता है। यानी बंध क्रम प्रभाज्य में भी हो सकता है। प्रभाज्य में बंध क्रम कब आते हैं, इसको अपन अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस। जैसे बंध बना 2 परमाणु के बीच में, वो शिफ्ट हो जाए, बदल जाए, उनको छोड़ के कहीं दूसरे 2 परमाणु के बीच में बदल जाए, तो फिर वो बंध 2 किन्हीं परमाणुओं के बीच में लोकेलाइड नहीं माना जाता, वो डीलोकेलाइड हो गया, बदल गया। यानी बंध जब बदल गया, बंध ने अपनी ओवरलैपिंग को चेंज कर लिया, तो वो बंध क्रम भी बदल जाएगा, वो प्रभाज्य में हो जाएगा। जैसे 2 लोग शेयरिंग करें, अगर दोनों लोगों ने साझा किया और वो साझा उन दोनों के बीच में ही है, तो उनके बीच में ही माना जाएगा। लेकिन अगर वो दूसरे के साथ उस पार्टनरशिप के पैसे को दूसरे के साथ भी कर रहा है, तो 2 में बट गया ना, वो 2 में बट जाएगा। उसी तरह से तो बंध क्रम प्रभाज्य में भी होता है। बंध क्रम निकालते कैसे हैं? वैसे तो सहसंयोजी बंधों की संख्या है बंध क्रम, लेकिन फिर भी बंध क्रम निकालने का एक फॉर्मूला है। बंध क्रम बराबर होता है, एक दूसरा फॉर्मूला और बताएंगे आपको, वो बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अभी तो यहाँ देख लो VBT में कैसे निकालते हैं, संरचना बना के। संरचना बनानी पड़ेगी पहले, तभी तो आप सिग्मा बंध और पाई बंध निकाल पाओगे। तो सिग्मा बंधों की संख्या धन पाई बंधों की संख्या और बटे यानी अपॉन सिग्मा बंधों की संख्या। एक फॉर्मूला है, इससे बंध क्रम निकाल सकते हो। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं। CO3 2 ऋणायन में आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंध क्रम निकालना है, तो पहले इसकी संरचना बना लो।
O डबल बॉन्ड C, फिर O माइनस O माइनस, ठीक है, ये बनेगी। निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी यानी अष्टक को पूरा कर दो। अब बंद क्रम निकालो, बॉन्ड ऑर्डर शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, प्लस पाई बॉन्ड कितना है, 1 बटे सिग्मा बॉन्ड से डिवाइड कर दो 3, तो बंद क्रम आ गया 1.33। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया? भाई ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये घूम सकता है ना, ये ओवरलैपिंग यहाँ हुई है, इनके बीच में भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, पाई वाला जो बॉन्ड है, वो तीनों में डिवाइड कर दो। तो 1 को 3 में डिवाइड करो तो कितना आएगा एक के हिस्से में, 0.33 0.33 0.33, ऐसा मान लो। इसलिए 1.33। पाई बॉन्ड निश्चित नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ये तो घूम सकता है। यहाँ से ओवरलैपिंग तोड़ के यहाँ कर ले, इस ओवरलैपिंग को तोड़ के यहाँ बना ले, इसी को रेजोनेंस कहते हैं अपन। दूसरा उदाहरण, SO4 2 ऋण आयन, इसमें देखो सल्फर ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड बनेंगे और 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब ये वाले पाई बॉन्ड भी यहाँ फिक्स नहीं है, ये भी घूम सकते हैं ना। ये भाई पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, जरूरी नहीं है इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच में भी रहे, फिक्स रहे। यहाँ भी तो जा सकते हैं पाई बॉन्ड, यहाँ भी तो बन सकते हैं, बदल सकते हैं ना अपनी स्थिति को। यानी 2 पाई बॉन्ड को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं, तो कितना आएगा प्रत्येक के हिस्से में, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5, और एक सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर 1 और पाई बॉन्ड की बट गई चारों में, तो 0.5 निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर बराबर आएगा, सिग्मा बंधों की संख्या गिनो, 1 2 3 4, पाई बंधों की संख्या 2 अपॉन सिग्मा बंधों की संख्या 1.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। तो ऐसे अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। समझ में आया? बॉन्ड ऑर्डर का एक उदाहरण और देख लो, PO4 3 ऋण आयन। अब एक बात और देखो यहाँ, अब जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, वैसे अगर ये बॉन्ड यहाँ फिक्स रहता, यहाँ से घूमता नहीं, पाई बॉन्ड इन पर नहीं जाता, ये ओवरलैपिंग इधर से इधर शिफ्ट नहीं होती, तब तो ये डबल बॉन्ड है, इसकी बंध लंबाई कम होती और ये बंध लंबाई ज्यादा होती। लेकिन तीनों में बराबर मात्रा में बट गया ये पाई बॉन्ड, इसका मतलब तीनों की बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ गई, तो तीनों बंध लंबाइयां समान होंगी। इसी तरह यहाँ अगर ये बॉन्ड नहीं घूमते, यहाँ फिक्स रहते 2 ऑक्सीजन के बीच में, तो ये वाली दोनों बंध लंबाइयां कम होती और ये ज्यादा होती, क्योंकि बंध लंबाई जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के व्युत्क्रमानुपाती होती है और बंध ऊर्जा उसके समानुपाती होती है। तो यहाँ पर अगर ये पाई बॉन्ड घूमते नहीं तो ये वाली बंध लंबाई छोटी और ये वाली बंध लंबाई बड़ी होती, यानी चारों बंध लंबाइयां भिन्न भिन्न होती। लेकिन वास्तव में ये बॉन्ड ऑर्डर, ये पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है, इनके बीच में घूम रहा है, चारों के बीच में दोनों पाई बॉन्ड घूमते हैं, तो दोनों पाई बॉन्ड चारों में बटे रहते हैं, यहाँ 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 यहाँ, यानी ये दोनों ओवरलैपिंग चारों में बटी रहती है, फिक्स नहीं है ये ओवरलैपिंग। तो इसका मीनिंग है कि ये चारों में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो समान है, चारों बंध की लंबाई समान होंगी, चारों बंध की ऊर्जाएं भी समान होंगी। तो इस सल्फेट आयन में और इस कार्बोनेट आयन में सभी बंध लंबाई और सभी बंध ऊर्जाएं समान होंगी। इसी तरह फॉस्फेट देख लो, 3 ऋण आवेश है, सेंट्रल एटम फास्फोरस, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और बाकी 3 ऑक्सीजन पर 3 नेगेटिव चार्ज। ये वाला पाई बॉन्ड भी फिक्स नहीं रहेगा, यहाँ ये ओवरलैपिंग यहाँ से टूट के यहाँ बन जाएगी, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ घूमता रहेगा, ओवरलैपिंग बदलती रहेगी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड और 4 से डिवाइड कर दो, 4 सिग्मा बॉन्ड से, तो 1.25। तो यहां पर भी ये चारों में
समान मात्रा में बॉन्ड बने हुए हैं, बॉन्ड ऑर्डर समान है, तो ये तीनों अणुओं में सभी बंध लंबाइयां समान होंगी, सभी बंध ऊर्जाएं समान होंगी। ये लिख लेना, है ना। तो जहां पर बॉन्ड ऑर्डर समान आ जाए सभी बंधों में, उन सभी बंधों की बंध लंबाइयां, उन सभी बंधों की बंध ऊर्जाएं समान होती हैं। तो इन तीनों में बंध लंबाइयां, बंध ऊर्जाएं समान होंगी। तीनों में, इन तीनों बंधों में पाई जो लक्षण है, पाई बंध के लक्षण है, वो बटे हुए रहेंगे। वो तीनों में समान मात्रा में, इसमें चारों में समान मात्रा में, इनमें चारों में समान मात्रा में रहेंगे। यानी एक तो सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड बटा रहेगा, बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये लिख लेना, इन तीनों में सभी बंध लंबाइयां, जैसे इसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाइयां, इसमें सल्फर ऑक्सीजन बंध लंबाइयां, और इसमें फास्फोरस ऑक्सीजन बंध लंबाइयां और बंध ऊर्जाएं समान होंगी। यानी जिन अणुओं में सभी बंधों में बॉन्ड ऑर्डर समान होंगे तो बंध लंबाई, बंध ऊर्जाएं समान होंगी। अब इनकी बात करते हैं, इन चारों की। तो मैंने कहा क्लोरीन ऑक्सीजन बंध से ही देखेंगे अपन, तो H+ को तो हटा लो, तो ClO-, ये क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल, और इसका नाम क्या होता है, देखो हाइपो, अस लगा हुआ है ना, अस के लिए कौन सा अनुलग्न लगता है उसके ऋणायन में, जब किसी अम्ल में अस लगा हो और उसमें से H+ हटा दिया जाए और ऋणायन बना दिया जाए, तो फिर वहां पर कौन सा सफिक्स लगता है, ITE, आइट। तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोक्लोरस अम्ल की जगह हाइपोक्लोराइट। ये संरचना बनेगी ClO- की, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा, यहां से H+ हटा दो तो ये क्या बचेगा, ClO2-। ClO2- की संरचना ये बनेगी, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, 2 लॉन पेयर रहेंगे, इस पर 3 लॉन पेयर रहेंगे। अब इसका नाम क्या है, क्लोरस अम्ल, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइट आयन, क्लोराइट आयन। इसमें से निकाल दो H+, तो ClO3-, क्या संरचना बनेगी, Cl डबल बॉन्ड O-, एक लॉन पेयर। इसको क्या बोलेंगे, इक जब लगता है किसी अम्ल के नाम में, इक लगता है और उसका एनाइन बनाते हैं H+ हटा के, तो इक हट करके 8 लग जाता है, इसका नाम क्या होगा, क्लोरेट। और इसी तरह लास्ट वाला जो है HClO4, उसमें से भी हटा दो, डबल बॉन्ड O-, इसका नाम है परक्लोरेट। ये चारों की संरचनाएं देख लो, चारों के नाम देख लो, लॉन पेयर देख लो। बॉन्ड ऑर्डर निकालें, इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही है, सिग्मा बॉन्डों की संख्या 1, पाई बंधों की संख्या 0 और सिग्मा बंधों की संख्या 1, यानी 1/1, 1/1 आ जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड अपॉन 2, कितना आ जाएगा, 1.5। इसका निकालो बॉन्ड ऑर्डर, 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5/3, 1.66। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 4 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और 4 से डिवाइड कर दो, 1.75। तो भाई ऑक्सीकारक की तरह तो काम तब करेगा जब क्लोरीन को छोड़ेगा, सॉरी ऑक्सीजन को छोड़ेगा। अब बंध देखो, यहां तो बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो इधर जाने पर
बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई, इधर जाने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया पहली बार। क्लोरीन ऑक्सीजन की बंध लंबाई भी पूछ सकता है आपसे, क्लोरीन ऑक्सीजन की बंध लंबाई, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाने से क्लोरीन ऑक्सीजन बंध की बंध लंबाई घट जाएगी, ये बंध लंबाई ज्यादा होगी, इसमें कम, इसमें कम, इसमें और कम। और बंध ऊर्जा या बंध सामर्थ्य, बंध ऊर्जा बढ़ जाएगी, बंध सामर्थ्य का भी पूछे तो वो भी बढ़ जाएगी। स्थायित्व पूछे तो स्थायित्व भी बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये कम स्थायी है, जल्दी ऑक्सीजन देगा, ये ज्यादा स्थायी है, जल्दी ऑक्सीजन नहीं देगा। इसलिए ऑक्सीकारक गुण की अगर बात करें तो वो घट जाएगा। ये प्रबल ऑक्सीकारक होगा, ये ClO- या HOCl, और ये दुर्बल ऑक्सीकारक होगा HClO4 या ClO4-, क्योंकि यहां बंध क्रम ज्यादा है इन बंधों में। बॉन्ड ऑर्डर 1.75 है, बंध मजबूत हैं, आसानी से नहीं टूटेंगे, आसानी से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक नहीं होगा, दुर्बल होगा। तो ये कंसेप्ट ये मैंने बता दिया आपको। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, संरचना बना लो, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड गिन के सिग्मा बॉन्ड से डिवाइड कर दो, और बंध क्रम जितना ज्यादा होगा बंध ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, बंध सामर्थ्य ज्यादा होगी, स्थायित्व ज्यादा होगा। और अगर बंध क्रम समान है तो ये सभी बंधों की लंबाइयां समान होंगी और सभी बंधों की सामर्थ्य समान होगी। इन सब में, इनमें तुलना कर रहे हैं अलग अलग। तो ये अतिव्यापन और अतिव्यापन से बंध सामर्थ्य की तुलना करना सीख गए और उसके कुछ अनुप्रयोग अपन ने सीख लिए। अब तीसरा कंसेप्ट पर आते हैं, VBT सिद्धांत के पर। क्या है, किसी अणु की जो आकृति होती है, उसकी जो ज्यामिति होती है, उसकी व्याख्या। अणु की आकृति एवं ज्यामितीय तो अणुओं की शेप और ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो एक विचार तो VBT सिद्धांत में दिया, कौन सा, संकरण का विचार, ये हाइब्रिडाइजेशन का विचार दिया VBT थ्योरी में। एक तो ये अपने को समझाएगा आकृति के बारे में कुछ बातें, और एक और विचार दिया जिसको कहते हैं VSEPR सिद्धांत, संयोजी कोश। इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत, बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी VSEPR। ये अलग से थ्योरी है, VBT से इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में किसी अणु की आकृति या ज्यामिति को VSEPR सिद्धांत ही समझाता है, उसको हेल्प कर देता है हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन का विचार ये VBT थ्योरी का है, ये अलग से सिद्धांत है। तो ये दोनों मिलके अणु की आकृति या ज्यामिति को समझाते हैं। तो सबसे पहले अपन ऊपर वाला पढ़ेंगे कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन। संकरण। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। जैसे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन शब्द आपने जो है सुना होगा बायोलॉजी में कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रजाति के पौधों को या जिन जंतुओं को मिला देते हैं। तो दो भिन्न प्रजाति के पौधों या जंतुओं को मिला देते हैं, यानी उनके बीच में संकरण करा देते हैं, तो एक नई प्रजाति का पौधा या एक नई प्रजाति का जंतु बन जाता है। तो वहां संकरण किसके बीच में होता है? पौधों की प्रजातियों या जंतुओं की प्रजातियों के बीच में। जैसे ह्यूमन के बारे में, मनुष्य के बारे में कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 7 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी या पाई जाती हैं। मंगोल, आर्य, द्रविड़, ऐसे इनके विभाजन है। मंगोल हैं, आर्य हैं, द्रविड़ हैं और भी निग्रो हैं। 7 प्रकार की प्रजातियां पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं या पाई जाती थी। उनमें आपस में क्या हुआ? शादियां हुई। आपस में शादियां हुई तो आपस में उनमें संकरण हुए। संकरण से नई प्रजातियां पैदा हो गई। तो जैसे कहते हैं इंडियंस जो हैं उनमें सभी प्रजातियों के कुछ ना कुछ गुण हैं। कोई विशेष प्रजाति का गुण बचा ही नहीं, क्योंकि वो आपस में मिल गई, शादियां हुई, आपस में संकरण हुआ, नई प्रजाति बन गई। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री में तो प्रजाति तो आएंगी नहीं, केमिस्ट्री में तो कौन आएंगे? ऑर्बिटल। तो किसके बीच में संकरण होगा? यहाँ ऑर्बिटलों के बीच में, कक्षकों के बीच में। तो इसका पहले एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, तो थोड़ा उदाहरण से समझ में आ जाएगा। चलो अपन ये बात करते हैं कि मुझे तो किसी अणु की आकृति को समझाना है और मैं नहीं मानता संकरण अंकरण कुछ होता है। मुझे नहीं पता कि संकरण नाम की कोई चीज है, संकरण नाम की कोई चिड़िया है। मैं तो बिना संकरण के अणु की आकृति को समझा दूंगा। तो मैं चलो कोशिश करता हूं। एक उदाहरण लेते हैं जल के अणु का। जल के अणु का उदाहरण लेते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु, इसका विन्यास लिख लेते हैं 1s2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने एक डब्बे के अंदर। 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए एक डब्बे में। और 2p4, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 में एक एक और एक कहीं भी पेयरिंग करा दो। अब बिना संकरण के अगर मैं बंद बना दूं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे और हाइड्रोजन का ये 1s ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और ये दोनों क्या करेंगे? ये इसका 1s और इसका 2p अतिव्यापन करेंगे और ये दोनों, और बंद बनेगा बिना संकरण के। अच्छा, ये p ऑर्बिटल कौन सा होगा? px p by pz कोई भी, और ये भी कोई भी हो सकता है px p by pz, पर दोनों px px तो नहीं होंगे। ठीक है, एक py होगा तो pz होगा, एक px होगा तो py होगा। दोनों के बीच में आप कोण जानते हैं, एंगल जानते हैं, कितना होता है? 90 डिग्री। तो एक p ऑर्बिटल अगर इस दिशा में बंद बना रहा है ऐसे, तो दूसरा इस दिशा में बंद बनाएगा, तो यहाँ कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का। और आकृति कैसी बनेगी? कुछ इस तरह की, एल की तरह से। लेकिन ये कोण भी गलत है और ये आकृति भी गलत है। इसका मतलब यह है कि अपन ने बिना संकरण के इसकी आकृति को, इसके कोण को समझाने की कोशिश की तो वो अपन नहीं समझा पाए। तो इसके लिए क्या माना गया
कि ये वाला 2s और ये तीनों 2p ऑर्बिटल पहले आपस में मिलते हैं, ये मिल जाते हैं और मिलकर के 4 नए समान ऊर्जा वाले 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं ना, जितने मिलते हैं उतने ही नए समान ऊर्जा। इनकी ऊर्जा समान नहीं है, ये इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन लगभग समान ऊर्जा है। तो ये लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल ऐसा कहते हैं पहले आपस में मिलते हैं और मिलकर के 4 ऑर्बिटल बनाते हैं। 2 ऑर्बिटल में तो लॉन पेयर आ जाएंगे, ये 2 और इलेक्ट्रॉन है तो, और 2 ऑर्बिटल जो आधे भरे रहेंगे वो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएंगे और ऐसी आकृति बनेगी कोणीय या झुकी हुई, और इससे पता चलेगा इनके बीच में बंध कोण जो बनेगा 104.5 डिग्री का बनेगा। तो संकरण के द्वारा ही इसकी आकृति अपन समझा सकते हैं, बिना संकरण के द्वारा नहीं। संकरण है क्या? जब 2 या 2 से अधिक, यहां तो कहे 4 हैं तो 2 से अधिक हो गए, 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले, इन दोनों की ऊर्जा लगभग समान है, परमाणु कक्षक आपस में मिलकर ये मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अतिव्यापन अलग चीज है। अतिव्यापन में तो थोड़ा सा भाग थोड़े से भाग को ढकता है, एक ऑर्बिटल का कुछ भाग दूसरे ऑर्बिटल के कुछ भाग में समाता है, उससे ऑर्बिटल की आकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत बस उस नया ऑर्बिटल बन जाता है। यहां तो ये मिल जाएंगे पूरी तरह से और मिलकर के समान ऊर्जा वाले जब मिल जाएंगे ना, तो ऐसा कहते हैं जब आपस में ये मिलते हैं तो इनमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कम ऊर्जा वाले को ज्यादा ऊर्जा वाले अपनी ऊर्जा देकर के अपने बराबर कर लेते हैं। तो मिलने से पहले लगभग समान ऊर्जा वाले थे, मिलने के बाद समान ऊर्जा वाले, और उतने ही नए कक्षक बनाते हैं, उतने ही नए कक्षक बनाएंगे। 4 मिले तो 4, 2 मिले तो 2, और 3 मिले तो 3, 5 मिले तो 5, और 6 ऑर्बिटलों के बीच संकरण हुआ तो 6 ऑर्बिटल बनेंगे, और 7 ऑर्बिटल संकरण करते हैं तो 7 ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो संकरण में अच्छा क्या होता है, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, इसकी परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन। किसे कहते हैं संकरण? जब लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर उतने ही नए समान ऊर्जा और आकृति वाले कक्षक बनाते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं।
तब इसे संकरण कहते हैं। और बनने वाले कक्षकों को नए बनने वाले कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपस में मिलना, ऑर्बिटलों का मिलना, क्योंकि इसके बगैर अपन अणुओं की आकृति को नहीं समझा सकते। तो ऐसा साइंटिस्ट ने मान लिया या होता हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये हाइपोथेटिकल विचार है, काल्पनिक विचार है, पर पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता। काल्पनिक विचार लोग बाग कहते हैं कि ऐसा बस केवल माना गया है, पर होता होगा, पता नहीं, कुछ किताबों में इसके बारे में नहीं लिखा। तो ये संकरण कहलाएगा कि इन ऑर्बिटलों का आपस में मिल जाना। बिना इसके अपन आकृति की व्याख्या नहीं कर पाए, क्योंकि ये कौन बनता है ये प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि 104 डिग्री और 104.5 डिग्री का कोण बनेगा। और मैंने बिना संकरण के समझाया तो 90 डिग्री का कोण आ रहा था। ठीक है, अब देखो संकरण में ये आधे भरे कक्षक भी भाग ले रहे हैं, ये पूरे भरे भी भाग ले रहे हैं। तो VBT सिद्धांत के अनुसार अतिव्यापन में तो आधे भरे कक्षक भाग लेते हैं, लेकिन संकरण में पूरे भरे और आधे भरे कक्षक भाग ले सकते हैं, है ना। NCERT में तो आधे पूरे भरे लिखा है, तो ये लिख लो। संकरण में आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग में कि संकरित कक्षक सामान्यतः सिग्मा बंध बनाते हैं। संकरित कक्षक सामान्यतः सिग्मा बंध बनाते हैं। तो यहां सामान्यतः सिग्मा बॉन्ड बनता है संकरित कक्षकों में। क्यों? क्योंकि सभी संकरित कक्षकों की आकृति कुछ इस तरह की होती है। अगर S और P के बीच में संकरण होता है तो S और P के बीच में ये संकरित कक्षक की आकृति है। अब यहां पर ये वाला जो लूप्स दिख रहा है आपको, तो जनरली अतिव्यापन इधर से ही होगा, क्योंकि ये बड़ा है ना। ये छोटा वाला तो अतिव्यापन करेगा नहीं, बहुत ही रेयर करेगा। एक ही केस है जिसमें ये छोटा वाला लोब्स भी अतिव्यापन करता है। तो ये बस केवल एक केस है, लिखना चाहो तो ये लिख लो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है। ये पाई, ये पाई, एक पाई तो ये बन गया और एक पाई ये बन गया। इसको बेंजीन की बहन है ये, बेंजीन की बहन। ईन तो कब लगता है? जब डबल बॉन्ड हो, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ये दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो क्या लग जाता है? ईन हटके आइन। तो बेंजीन की बहन है बेंजाइन, बेंजाइन। इसमें ये वाला पाई बॉन्ड तो P और P के बीच ओवरलैपिंग से बना है, ये पाई बॉन्ड भी PP ओवरलैपिंग से बना है, और ये पाई बॉन्ड भी PP ओवरलैपिंग से बना है।
ये वाला जो पाई बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें बाहर की तरफ, ये बना है संकरित कक्षकों की ओवरलैपिंग से। और कौन से संकरित? sp2 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 संकरित कक्षकों की ओवरलैपिंग से बना है। तो केवल एक ही उदाहरण है पूरी केमिस्ट्री में जिसमें संकरित जो कक्षक हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। बाकी ये इधर से ही अतिव्यापन करता है बड़े लोब्स की तरफ से, और सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं सामान्यतः। केवल एक ही उदाहरण है जिसमें ये पाई बॉन्ड, ये वाला जो बाहर दिख रहा है ना, ये बनता है sp2 sp2 अतिव्यापन से। बाकी अंदर वाले तो p पाई हैं, ये p पाई हैं, p और p के बीच अतिव्यापन से बने हैं। तीसरी बात देखो, इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन का मतलब समझते हो? इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से और कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित हो जाना, एक्साइट हो जाना। जैसे मैं बात करूं यहां बेरिलियम 1s2 2s2 2p खाली है। ये बेरिलियम का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ग्राउंड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट में तो ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल दोनों पूरे भरे हैं। पूरे भरे कक्षक तो अतिव्यापन करेंगे नहीं, बंध नहीं बनाएंगे, आधे भरे बनाएंगे। तो अगर ये दो बंध बनाता है बेरिलियम, तो क्या होगा या कब बनाएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से पहले उत्तेजित होकर के p में जाएगा, तब ये दो बंध बनाएगा। तो ये तो कहलाती है ग्राउंड स्टेट, सामान्य अवस्था या मूल अवस्था। अब एक इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होके जाएगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन p में आ जाएगा। यह कहलाती है उत्तेजित अवस्था। इसको तो कहते हैं मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट। और ये क्या कहलाती है? उत्तेजित अवस्था। तो ये उत्तेजित अवस्था में दो बंध बनाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा? पहले इसका ये वाला S और ये वाला P, ये sp संकरण करेंगे। एक और S और एक P में संकरण होता है तो इसे क्या कहते हैं अपन? sp संकरण। ऐसे ही देखो, तो बेरिलियम हमेशा दो बंध उत्तेजित अवस्था में ही बनाएगा, मूल अवस्था में नहीं बनाएगा। बोरॉन, ये 1s2, बोरॉन का विन्यास लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2s2 और 2p1, ये मूल अवस्था यानी अंग्रेजी में ग्राउंड स्टेट और शॉर्ट में GS। अब मूल अवस्था में तो एक ही बंध बना सकता है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तीन बंध बनाता है। तो कब बनाता होगा तीन बंध या कैसे बनते होंगे? पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर 2p में आता होगा, तो ये हो गया आपका 1s2, ये 2s1 और 2p में यहां पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए। अब ये बंध बनाएगा, तो ये भी एक्साइटेड स्टेट में बंध बनाएगा। और इसमें एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, पहले sp2 संकरण करेंगे। तो ये बोरॉन भी अगर तीन बंध बनाता है तो एक्साइटेड स्टेट में ही बनाएगा, ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाएगा। कार्बन की बात करें, कार्बन अपन जानते हैं चार बंध बनाता है। विन्यास लिखो 1s2 2s2 और 2p2। अब यहां पर देखो ये एक ऑर्बिटल खाली है और इसमें अगर देखा जाए तो दो ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो ग्राउंड स्टेट में तो ये दो ही बॉन्ड बना पाएगा, लेकिन सामान्यतः ये चार बंध बनाता है।
तो 4 बॉन्ड कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन 2s का उत्तेजित होके ऊर्जा लेकर के चला जाएगा। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? कुछ नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं वातावरण से ले लेता है, कुछ कहते हैं बंद बनता है तो वहां से जो बंद ऊर्जा निकलती है उससे ऊर्जा लेके जाता है आगे। तो ये अब 4 बॉन्ड बनाएगा एक्साइटेड स्टेट में, और एक S और 3 P मिल जाएंगे। कौन सा संकरण करेंगे? sp3। तो यहां कौन सा संकरण हुआ? एक S और एक P मिले, इसको बोलते हैं sp संकरण। एक S और 2 P मिल गए, ये कौन सा संकरण हुआ? sp2। 2 P है तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। और ये कौन सा संकरण कहलाएगा? sp3। तो ये 3 उदाहरण मैंने दिए बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो इसमें बंध कब बन रहा था? उत्तेजित अवस्था में। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी नाइट्रोजन का उदाहरण ले लो, 1s2, 2s2 और 2p3। अब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ये ग्राउंड स्टेट है। अब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर नहीं जाएगा क्योंकि अब पहले से ही आधे भरे हुए हैं। उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन खाली ऑर्बिटलों में जाता है। क्यों इनमें क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश से प्रतिकर्षण करेंगे, तो इसलिए नहीं जाएगा। तो इसमें बिना उत्तेजित अवस्था में ही ये sp3 संकरण हो जाएगा। तो ये बिना उत्तेजित अवस्था में ही बना लेगा, क्या संकरण कर लेगा। तो संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये नियम लिख लेना चौथा। 3 तो लिखा दिए थे ना पहले, चौथा नियम लिख लेना। इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना संकरण के लिए जरूरी यानी आवश्यक लिख दो, शर्त नहीं है। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो तभी संकरण होगा, बिना उत्तेजन के भी संकरण हो सकता है। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।